न्यूज़ पर व्यूज में एक बार फिर से आपका स्वागत है और आज हम मुलाकात करने जा रहे हैं आज से जिस कंपनी का आईपीओ खुला है उसके टॉप मैनेजमेंट से। एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज इसका आईपीओ आज से खुला है। पहले मैं जरा आपको कंपनी के बारे में जानकारी दे दूं। 1993 में इस कंपनी की शुरुआत हुई थी सुयोग इंटरमीडिएट्स प्राइवेट लिमिटेड के तौर पर। इको फ्रेंडली मेटेलिक फ्लेक्सिबल फ्लो सॉल्यूशन प्रोडक्ट्स बनाती है, सप्लाई करती है और यूरोप, अमेरिका समेत 80 से ज़्यादा देशों में कंपनी करती है एक्सपोर्ट। ओके अब कंपनी के आईपीओ की जानकारी मैं आपको दे दूँगी। आज खुला है आईपीओ 24 तारीख को, यानी कि परसों होगा बंद। प्राइस बैंड 102 से 108 रुपये है। 130 शेयरों के लॉट में आप अप्लाई कर सकते हैं और मिनिमम अगर आप एक सिंगल लॉट की एप्लीकेशन करते हैं तो आपको देने होंगे 14,040 रुपये। कुल मिलाकर ऑफर फॉर सेल है, यानी कि नए शेयर्स जो पुराने इन्वेस्टर्स जो बेच रहे हैं वो है 190 करोड़ के आसपास का और जो नया इशू आ रहा है वो 162 करोड़ का, यानी कि साइज़ है करीबन आपके लिए 351 करोड़ की। मार्केट कैप 1400 करोड़ का बनता है कंपनी का हायर प्राइस बैंड पे। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर असद दाऊद साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, हमारे स्टूडियो में आ चुके हैं। एचआर कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स मुंबई से आपने अकाउंटिंग और फाइनेंस में बैचलर्स किया है। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से अकाउंटिंग और फाइनेंस में मास्टर्स किया है। वाह। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 12 साल से ज़्यादा का अनुभव है असद दाऊद साहब का। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। इशू खुल चुका है आपका? हाँ जी सर। रेस्पॉन्स ठीक है? होपफुली सर अच्छा ही होगा। बढ़िया, बधाई आपको। सबसे पहले तो कॉम्प्लीमेंट्स, बधाई कि आपने इशू आज खोला है। सबसे पहले सर समझाएं कि आपकी कंपनी करती क्या है, क्या बिजनेस मॉडल है, किस तरह के प्रोडक्ट्स आप बनाते हैं, ज़रा इसके बारे में समझाइए। तो बेसिकली हम लोग फ्लेक्सिबल फ्लो सॉल्यूशंस बनाते हैं जो कि है ना मेटल से बनता है। ये फ्लेक्सिबल फ्लो सॉल्यूशंस यूज़ होता है फ्लो करने के लिए एनी काइंड्स ऑफ लिक्विड्स और गैस में जैसे हो गया ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, आर्गन, और लिक्विड्स में हो गया ऑयल्स, केमिकल्स और ये सब चीज़ें। तो ये हमारा जो सोल्यूशन है वो इंश्योर है ना करता है कि जो गैस या लिक्विड का स्मूथ फ्लो, और हमारा जो सोल्यूशन है वो एक्सट्रीम टेम्परेचर पे काम करता है, -200 से लेके +1000 डिग्री सेल्सियस तक के। -200 से +1000 तक हमारा जो सोल्यूशन है वो मतलब उसमें आपको है ना कोई भी लीकेज या कुछ भी नहीं होगा। वो पर्टिकुलर। अच्छा, आप कह रहे हो फ्लेक्सिबल वाला कुछ बनाते हैं आप, राइट? तो मेटल है तो फ्लेक्सिबल कैसे? मेटल तो स्ट्रॉन्ग होता है सर, फ्लेक्सिबल कैसे होगा? सर वही हमारी R&D और वही हमारा जो USP है कि मेटल जो सब लोग ये समझते हैं कि सॉलिड होता है और रिजिड होता है, उसी को हमने हमारी टेक्नोलॉजी से और हमारे R&D से उसको हमने फ्लेक्सिबल बना दिया है। तो आपको जिस हिसाब से फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए उस हिसाब से आप उसको है ना करके और उसको आप फ्लेक्सिबल बना सकते हैं। ओके, तो मतलब मेटल से रिलेटेड फ्लेक्सिबल ट्यूब्स वगैरह और जो पैकेजिंग के काम में आने वाली चीज़ें आप बनाते हैं। आपके मतलब किसको सप्लाई करते हैं, आपके कस्टमर्स कौन है? तो जैसे हमारा 80% सेल्स एक्सपोर्ट्स होता है और 20% होता है डोमेस्टिक। तो इंडिया का मार्केट की अगर मैं बात करूँ तो हमारे दो सेट ऑफ मतलब इंडस्ट्रीज़ है जो हम सप्लाई करते हैं। एक तो इंडस्ट्रीज़ हो गई जो हमारी कन्वेंशनल इंडस्ट्रीज़, जैसे कि ऑयल एंड गैस, पेट्रोकेमिकल, स्टील, मेटल माइनिंग एंड पोर्ट्स एंड टर्मिनल्स। एक तो वो होगी ट्रेडिशनल, और अभी हम लोग न्यू एज इंडस्ट्रीज़ में भी सप्लाई कर रहे हैं। न्यू एज इंडस्ट्रीज मतलब है ना फायर स्प्रिंकलर, सोलर, जिसमें हमने अभी हमने इसमें प्रवेश किया है। प्लस उसके अलावा जैसे एरोस्पेस और सैटेलाइट, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, ईवी इंडस्ट्री, ये सब इंडस्ट्री के लिए हम लोग ऑलरेडी हमारे प्रोडक्ट्स डेवलप है कर रहे हैं और बहुत जल्द हम इंडिया और फॉरेन कंट्री में उसको लॉन्च करने वाले हैं। ओह वंडरफुल। तो इंडिया और इंडिया के बाहर दोनों जगह आपका बिजनेस 80% आप कर रहे हैं बाहर से। अच्छा, तो इंडिया में कोई और आपके कॉम्पिटिशन में कौन है और लिस्टेड प्लेयर स्पेशली कोई है? लिस्टेड कंपनी में तो अभी तक कोई भी नहीं है इंडिया में। तो हम लोग फर्स्ट लिस्टेड कंपनी होगी हमारे स्पेस में इन इंडिया। बाकी फॉरेन है ना में बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो कि है लिस्टेड, जिससे हम लोग है ना कम्पीट है ना करते हैं फॉरेन मार्केट में। इंडिया में ज़्यादातर जो प्लेयर्स है वो सब अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में ही है ज़्यादातर। ओके। अच्छा, एक चीज़ बताएं सर कि जैसे मैं देख रहा था कि आपकी कंपनी की सेल्स मार्च 23 की 270 करोड़ के आसपास है, मुनाफा 30 करोड़ के आसपास किया है। ऐसे तो मैं देख रहा था आपके इंट्रोडक्शन में कि कंपनी तो बहुत पुरानी है, राइट? फिर इतने सालों में 270 करोड़ तक ही कैसे पहुँचे आप? पिछले 3 साल की तो ग्रोथ बढ़िया दिख रही है, लेकिन 20 साल की देखो तो उतनी मजबूत नहीं दिख रही। सर एक्चुअली हमने जो हमारी प्रमोटर कंपनी है सैट इंडस्ट्रीज लिमिटेड, उसने इस कंपनी को अक्वायर किया था 2018 में। अच्छा। तो बैंक्स और फाइनेंशियल इन्वेस्टर से हमने कंपनी को अक्वायर किया था। तो हम लोग इस कंपनी से 5 साल से जुड़े हुए हैं और जो भी आपको अभी जो ग्रोथ
जो दिखी है कंपनी में वो पिछले 5 साल से ही है। तो ओरिजिनली ये आपकी कंपनी नहीं है, आपने तो बाद में अभी एक्वायर किया। ओके, हमने कंपनी प्रोमोटर एक्वायर किया था। अच्छा, आप ये बता रहे थे कि भाई ग्लोबली आपके कंपटीशन में काफ़ी लोग हैं, तो फिर क्या इंडिया में अगर समझो मुझे भी ये बिजनेस करना हो, जी। ठीक है, तो क्या एंट्री बैरियर है कि हर कोई आसानी से घुस सकता है या मुश्किल काम है? तो अगर आप देखेंगे तो जो रीज़न है कि इंडिया में हमारे लेवल के कोई भी कॉम्पिटिटर नहीं है, उसके पीछे ये है कि इस बिज़नेस में बहुत बड़ा एंट्री बैरियर है। सबसे पहले तो ये है कि आपको अगर कोई भी नए कस्टमर को आपको अगर जोड़ना है तो कम से कम आपको साल भर तो लगता है, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री में आपको बहुत ज़्यादा सर्टिफिकेशंस और अप्रूवल्स, प्रोडक्ट टेस्टिंग और Okay. इंटरनेशनल प्लस डोमेस्टिक सर्टिफिकेशंस आपको चाहिए। और ये सब सर्टिफिकेशंस लाने में कम से कम 1 साल से लेकर 1.5 साल तक का टाइम खाली सर्टिफिकेशंस लाने में लगता है। प्लस उसके बाद फिर आप टेस्टिंग करते हैं और फिर आपको ऑर्डर मिलता है तो उसके बाद मिलता है। तो काफ़ी एंट्री गैप बहुत लंबा है, बिकॉज बहुत सारे अप्रूवल्स होते हैं। आसान नहीं है काम, मतलब मुश्किल काम है। ज़्यादा लोग नहीं है इससे। ओके, चलिए ज़्यादा है। अच्छा, ये बताएं असद साहब कि आपका ऑफर फॉर सेल है 190 करोड़, कौन बेच रहे हैं और क्यों? ऑफर फॉर सेल में जो हमारी प्रमोटर कंपनी है ना, वो सेल कर रही है, सेट इंडस्ट्रीज। और उसके पीछे कारण यही है ना, बिकॉज सेबी के जो गाइडलाइंस है कि हमको 25% पोस्ट इक्विटी पब्लिक शेयर होल्डिंग चाहिए। सो वो ही एक रीज़न है जो सेल करने का। दैट इज़ द ओनली रीज़न। और अच्छा, और दूसरा ये फ्रेश इशू जो 160-62 करोड़ का है, इसका कैसे पैसे का इस्तेमाल कैसे होगा? तो फ्रेश इशू में 32 करोड़ हम यूटिलाइज करेंगे रीपेमेंट ऑफ डेट। ये डेट रीपे करने के बाद हमारी कंपनी डेट फ्री हो जाएगी। ओके, 84 करोड़ रुपीस होगा यूटिलाइज टुवर्ड्स वर्किंग कैपिटल, और बैलेंस जो है अमाउंट वो टुवर्ड्स इशू एक्सपेंसेस, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस और इनऑर्गेनिक एक्विजिशंस के लिए भी हमने कुछ फंड्स एलोकेट किया हुआ है। लेकिन फिर ऐसे में आप नया कैपेक्स तो नहीं कर रहे हैं इस पैसे से, करेक्ट? आपकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 83% पे चल रही है, मैक्सिमम कितनी ले जा सकते हैं आप कैपेसिटी यूटिलाइजेशन? हम लोग ऑलरेडी हमारे इंटरनल अक्रोल से हमने ऑलरेडी कैपेक्स का प्लान कर दिया है, जो कि फर्स्ट जो फेज़ ऑफ कैपेक्स है वो ये फाइनेंशियल ईयर के एंड में फिनिश हो जाएगा, और जो सेकेंड फेज़ है वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के एंड में हो जाएगा। हम लोग हमारी मशीन्स को भी रिवैम्प कर रहे हैं, जिससे हमारी सेम मशीन्स और सेम स्क्वायर फीट ऑफ लैंड एरिया में हम लोग जो ज़्यादा आउटपुट निकाल सकते हैं, जो हेल्प कर सकता है हमारे ग्रोथ में। तो फिर ग्रोथ कहाँ से आएगी? अगर आप 83% पे काम कर रहे हैं, नया कैपेक्स आपका आईपीओ से नहीं है, जो एग्जिस्टिंग चल रहा है वो चल रहा है, राइट? एग्जिस्टिंग जो आप कैपेक्स कर रहे हैं उससे कितना परसेंट या कितना आपकी और कैपेसिटी बढ़ जाएगी, कितना प्रोडक्शन आपका बढ़ सकता है, वो ज़रा समझाइए। तो हम लोग जो आगे का जो ग्रोथ की स्ट्रेटेजी सोच रहे हैं वो सोच रहे हैं 4 तरीके से। एक तो सबसे पहले कि हम लोग हमारा जो कंपोनेंट का बिजनेस है उसको बढ़ाने वाले हैं, तो उससे हमारा टॉप लाइन भी ग्रो होगा और हमारा बॉटम लाइन भी ग्रो होगा। सेकंड है कि हम लोग न्यू एज इंडस्ट्रीज़ में जाने का प्लान कर रहे हैं। जैसे कि मैंने बताया कि हम ईवी के लिए, सोलर के लिए, इन सब के लिए हमने ऑलरेडी जो प्रोडक्ट्स है डेवलप कर दिए, और उसको हम इंडिया में और फॉरेन कंट्री में लॉन्च करेंगे। और तीसरा कि हम लोग ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक एक्विजिशंस भी देख रहे हैं, फॉरवर्ड में भी और बैकवर्ड में भी, और वो इंडिया में भी हो सकता है और वो फॉरेन कंट्री में भी हो सकता है। प्लस जैसा कि मैंने बताया कि इंटरनल अक्रूवल से हमने ऑलरेडी जो कैपेक्स का प्लान चालू कर दिया है। तो जो हमारी ग्रोथ हुई है पिछले लास्ट 3 साल में, अगर आप उसी को आगे सेम अगर हम ग्रोथ फेज में उसको अगर आगे करें तो डेफिनेटली नेक्स्ट 3 इयर्स में हम लोग। ठीक बात है, तो सेम ग्रोथ, हायर बेस पे भी आप सेम ग्रोथ मेंटेन कर सकते हैं। अच्छा, आपका 45% रॉ मटेरियल आप चाइना से मंगाते हैं और 75% आपकी सप्लाई जो होती है वो 5 टॉप कस्टमर को होती है, तो दोनों तरफ कॉन्सेंट्रेशन है। एक तो चाइना का नाम से हमेशा सबको रिस्क रहती है कि टाइम से आएगा नहीं आएगा, क्या है क्या नहीं है, तो ये दोनों रिस्क कैसे कम करने का क्या प्लान है, या ये आपके बिजनेस की रिक्वायरमेंट ही ऐसे ही रखना है? तो अगर आप देखेंगे तो हमारा जो रॉ मटेरियल है उसमें 2 कंपोनेंट होते हैं, एक होते हैं स्टेनलेस स्टील वायर और एक होता है कॉइल। वायर जो है वो हम लोग इंडिया से ही खरीदते हैं 100%, और जो कॉइल है वो हम लोग अभी इंपोर्ट कर रहे हैं चाइना से, बट हमने ऑलरेडी इंडिया में 1-2 बड़े मैन्युफैक्चरर से ऑलरेडी चालू कर दिया है डिस्कशन, ताकि धीरे धीरे हमारा जो चाइना के ऊपर जो कंसंट्रेशन है वो कम होके और हम वो चीज़, वो रॉ मटेरियल भी अभी हम इंडिया से ही खरीदें। और प्लस हमारे जो कस्टमर्स है तो उसमें ये है कि हमारे मोर देन 600 कस्टमर्स है, और अगर आप देखेंगे तो हमारे ऑन एन एवरेज जो टॉप 5 कस्टमर है वो अबाउट 25 से 30% ही हमारी रेवेन्यू का कंट्रीब्यूट करते हैं। तो हमारा जो कस्टमर बेस भी है वो भी काफ़ी डाइवर्सिफाइड है, ताकि हमको वहाँ पे भी कोई ज़्यादा रिस्क ना आए। ओके, अच्छा, एक सवाल जो मैं आपको देख रहा था, पिछले 3 साल में
आपके टॉप लेवल पे बहुत सारे रेजिग्नेशन हुए जो आपने डीआरएच में बताया कि 3 सीएफओ, 1 सीईओ, एक शायद कंपनी सेक्रेटरी, एक कंप्लायंस ऑफिसर, इतने बदलाव क्यों हैं सर? क्या क्या वजह कि टॉप मैनेजमेंट में ये जो की मैनेजर पर्सन्स हैं इनके रेजिग्नेशन भी हुए हैं, रीअपॉइंटमेंट भी हुए, क्या है ये? तो देखिए कि सबसे पहले तो ऑब्वियसली एज अ कंपनी हम है ना कभी भी नहीं चाहते हैं कि है ना कोई भी एम्प्लॉय हमको छोड़ के जाए, बट समटाइम्स क्या होता है कि पर्सनल रीज़न होता है। जैसे एक दो केसेस में लोगों के ये भी रीज़न थे कि वो बॉम्बे में नहीं, वो बॉम्बे से बाहर रहते थे, उनकी फैमिली भी बॉम्बे से बाहर थी। जब वो बॉम्बे हुए शिफ्ट तो वो एडजस्ट नहीं हो पाए, तो उन्होंने अल्टीमेटली बोला कि मुझे उनको वापस उनके फैमिली के पास जाना है। एक दो केसेस में उनके पर्सनल हेल्थ थे रीजंस, तो ऐसा कोई नहीं था रीज़न जो मेजर था। इट इज़ जस्ट लाइक कि वो बिकॉज ऑफ द पर्सनल रीज़न उनको छोड़ना पड़ा। आप कह रहे पर्सनल रीजन, नॉट कंपनी स्पेसिफिक रीजन? हमने है ना किसी को भी नहीं हटाया, दे ऑल मतलब लेफ्ट। ओके, 2.5-3 महीने पहले आपने कुछ शेयर ट्रांसफ़र किए थे। आशीष कचोलिया साहब जाने माने इन्वेस्टर हैं, उनका नाम आने से भी थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ता है लोगों का, लेकिन हम 87.5 रुपये के आसपास, और अब आप इशू तो ला रहे हैं बहुत महंगा, उसके ऊपर 25% ऊपर 108 रुपये पे। तो ऐसा 2.5 महीने में क्या बदला है सर कि इतनी प्रीमियम पे दूसरों को मिल रहा है? तो हमने जब जो ये सब जो आपने इन्वेस्टर्स के नाम लिए, तो उनसे जब हमने हमारा डिस्कशन चालू किया, वो जनवरी एंड और फरवरी स्टार्टिंग में चालू किया था। उस समय के जो नंबर्स थे वो नंबर्स दिसंबर के। जब हमने हमारा डीआरएचपी फाइल किया था मार्च में, तब उसमें नंबर थे जनवरी के। ओके। और आज के दिन जो नंबर्स वो है मार्च के। तो अगर आप जो पीई रेशो देखेंगे कि जो जब हमने आशीष जी को और भी जो इन्वेस्टर्स हैं उनको जब हमने दिया, उस समय का जो पीई का मल्टीपल देखेंगे और आज के दिन जो आप हमारा पीई का मल्टीपल देखेंगे, और प्लस एरोफ्लेक्स जो है वो सैट इंडस्ट्री जो उसकी प्रमोटर है ना, वो भी लिस्टेड कंपनी है, उसने उसके है ना फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स भी अनाउंस कर दिए। तो उससे भी आप अगर कंपेयर है ना करेंगे तो हमारा जो पीई मल्टीपल है, वो पीई मल्टीपल एक्चुअली उनको जो दिया था उससे भी कम है। बट हमारी जो कंपनी ने जो ग्रोथ किया है पिछले 6 महीने में, तो वो मतलब वैल्यू वाइज है ना बढ़ गया है। यानी कि अगर आप 6 महीने बाद इशू लाते तो और महंगा लाते। हाँ, तो हमारा पी मल्टीपल और कम होता एक्चुअली। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद असद साहब, आपने समय दिया और अपने आईपीओ पर विस्तार से हमारे दर्शकों को बताया। बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज से आपका आईपीओ खुला है, उम्मीद करते हैं कि बढ़िया रिस्पॉन्स मिले, सक्सेसफुल हो, और आपकी कैपिटल मार्केट की मेरे ख्याल से तीसरी कंपनी जो आपकी इनिंग शुरू करी, सैट इंडस्ट्रीज, हाँ, पॉलीमर्स, और ये भी एरोफ्लेक्स। चलिए, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच थैंक यू सर। स्टूडियो में आने के लिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद।